नीला आसमान अचानक ही स्याह हो चला था। बारिश की छोटी छोटी बूंदें अंबर से टपकने लगी थीं। तूफान जोरों पर था। दरवाजों के टकराने की आवाज सुनकर जूही बाहर आई। अंधेरा देखकर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गई। कुछ ऐसा ही तूफानी मंजर था आज से 1 साल पहले का। उस दिन उसने जीन्स पर टॉप पहना था, अपने रेशमी केशों की पोनीटेल बनाई थी। वह खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह बैंक में थी। मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ संशय सा था कि उसका लोन स्वीकृत होगा भी या नहीं, पर मैनेजर की मधुर मुस्कान ने उसके संदेह को विराम दे दिया। उसका लोन स्वीकृत हो गया था और अब वह अपना बुटीक खोल सकती थी। आनन फानन उसने मिठाई मंगवाकर बैंक स्टाफ को खिलाई और प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आई। शुरू से ही वह काफी महत्वाकांक्षी रही थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते ही उसने लोन के लिए आवेदन कर दिया था। पड़ोस के कस्बे में रहने वाली जूही इस शहर में किराए पर अकेली रहती थी और अपना करियर गारमेंट्स के व्यापार शुरू करना चाहती थी। अगले दिन उसने सोचा कि मैनेजर को धन्यवाद दे आए। आखिर उसी की सक्रियता से लोन इतनी जल्दी मिलना संभव हुआ था। मैनेजर बेहद स्मार्ट, हंसमुख और प्रतिभावान था। जूही उससे बेहद प्रभावित हुई और उसकी मंगाई कॉफी के लिए मना नहीं कर पाई। बातों बातों में उसे पता चला कि वह शहर में नया आया है। उसका नाम नीरज है और शहर से दूर बने अपार्टमेंट्स में उसका निवास है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी तो जूही ने पाया कि दोनों की रुचियां काफी मिलती है। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगने लगा। लगातार मुलाकातों में जूही कब नीरज से प्यार कर बैठी पता ही न चला। नीरज भी जूही की सुंदरता का कायल था। बिजली तो उस दिन गिरी जब बुटीक की ओपनिंग सेरेमनी पर नीरज ने अपनी पत्नी नीता से जूही को मिलवाया। नीरज के विवाहित होने का जूही को इतना दुख नहीं हुआ जितना नीता को उसकी पत्नी के रूप में पाकर। नीता जूही की सहपाठी रही थी और हर बात में जूही से 19 थी। उसके अनुसार नीता जैसी साधारण स्त्री नीरज जैसे पति को डिजर्व ही नहीं करती थी। सहेली पर विजय की भावना जूही को नीरज की तरफ खींचती गई और नीता से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के चक्कर में जूही का नीरज से मिलना जुलना बढ़ता गया। नीता खुश थी। अकेले शहर में जूही का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश करती, पर इन लगातार मुलाकातों से जूही और नीरज को कई बार एकांत मिलने लगा। दोनों बहक गए और अब एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजने लगे। नीता को अपनी सहेली पर रंच मात्र भी शक न था और नीरज पर तो वह आंख मूंद कर विश्वास करती थी। विश्वास का प्याला तो उस दिन छलका जब पिताजी की बीमारी के चलते नीता को महीने भर के लिए पीहर जाना पड़ा। सरप्राइज देने की सोच में जब वह अचानक घर आई तो उसने नीरज और जूही को आपत्तिजनक हालत में पाया। इस सदमे से आहत नीता बिना कुछ बोले नीरज को छोड़कर चली गई। जूही अब नीरज के साथ आकर रहने लगी। कहते हैं न कि प्यार अंधा होता है, पर जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार का इरादा हो तो शायद वह विवेक रहित भी हो जाता है। समय अपनी गति से चलता रहा। जूही और नीरज मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। जीवन मस्ती में कट रहा था। कुछ समय बाद जूही को सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी खलने लगी। आंगन में नन्ही किलकारी खेले वह चाहती थी, पर नीरज इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि लिव इन रिलेशन की कानूनी मान्यता विवादास्पद है, इसलिए वह बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहता। जूही इस तर्क के आगे निरुत्तर थी। जूही का बुटीक अच्छा चल रहा था। नाम व कमाई दोनों ही थे। एक दिन अचानक ही एक आमंत्रण पत्र देखकर वह सकते में आ गई। पत्र नीरज की पर्सनल फाइल में था। आमंत्रण पत्र महक रहा था। वह था तो किसी पार्लर के उद्घाटन का, पर शब्दावली शायराना व व्यक्तिगत सी थी। मुख्य अतिथि नीरज ही थे।
जूही ने नीरज को मोबाइल लगाना चाहा पर वह लगातार आउट ऑफ रीच आता रहा। दिन भर जूही का मन काम में नहीं लगा। बुटीक छोड़ कर वो जा नहीं सकती थी। रात को नीरज के आते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कुछ देर तो नीरज बात संभालने की कोशिश करता रहा पर तर्कविहीन उत्तरों से जब जूही संतुष्ट नहीं हुई तो दोनों का झगड़ा हो गया। नीरज पुनः किसी अन्य स्त्री की ओर आकृष्ट था। संभवतः पत्नी के रहते जूही के साथ संबंध बनाने ने उसे इतनी हिम्मत दे दी थी। मौजूदा दौर में स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता ने उसके वजूद को बल दिया है, इतना कि कई बार वह समाज के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के कार्य करने लगती है। नीरज जैसे पुरुष इसी बात का फायदा उठाते हैं। उन्होंने पढ़ी लिखी, बराबर कमाने वाली स्त्री को अपने समान नहीं माना, बल्कि उपभोग की वस्तु समझकर उसका उपयोग किया। अपने स्वार्थ के लिए जब चाहा उन्हें समान दर्जा दे दिया और जब चाहा तब सामाजिक रूढ़ियों के बंधन तोड़ दिए। विवाह उनके लिए सुविधा का खेल हो गया। इस आकस्मिक घटनाक्रम के लिए जूही तैयार नहीं थी। उसने तो नीरज को संपूर्ण रूप से चाहा व अपनाया था। नीरज को अपनी नई महिला मित्र ताज़ा हवा के झोंके जैसी दिख रही थी। उसके तन व मन दोनों ही बदलाव के लिए आतुर थे। जूही को अपनी भलाई व स्वाभिमान नीरज का घर छोड़ने में ही लगे। कुछ महीनों का मधुमास इतनी जल्दी व इतनी बेकदरी से खत्म हो जाएगा, उसने सोचा न था। नीरज ने उसको रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। शायद जूही ने इस कटु सत्य को जान लिया था कि पुरुष के लिए स्त्री कभी हमकदम नहीं बनती। वह या उसे देवी बनाकर उसे नैसर्गिक अधिकारों से दूर कर देता है या दासी बनाकर उसके अधिकारों को छीन लेता है। उसे पुरुषों से चिढ़ सी हो गई थी। नीरज के बारे में फिर कभी जानने की उसने कोशिश नहीं की, न ही नीरज ने उससे संपर्क साधा। आज बादलों के इस झुरमुट में पिछली यादों के जख्मों को सहलाते हुए वह यही सोच रही थी कि विश्वासघात किसने किसके साथ किया था।